So good evening students, here we are with NCERT class 10th history chapter 1st. Okay students, so I'm going to start with conservatism and we have done 8 part. So I think these lessons have 17 or 18 parts. Okay, this is very vast lesson and this is an understanding between you and your books. अगर आपके और आपके बुक्स के बीच में एक अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई तो ये चैप्टर आपको इतना अच्छे से आ जाएगा, कोई इम्तिहान नहीं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, बिना किसी बात के। ठीक है, तो मैं अपनी पेंसिल ले लेता हूँ। कंजर्वेटिज्म मतलब रूढ़िवादिता। रूढ़िवादिता मतलब एकदम पुरानी विचारधारा। ठीक है, एकदम पुरानी विचारधारा। ठीक है, अब पॉलिटिकल फिलॉसफी एक राजनीतिक विचारधारा दैट जो कि stressed the importance of tradition, established institution and customs and preferred gradual development to quick change। जो ये एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा है जो इस बात पे जोर देती है कि जो ट्रेडिशन है, हमारे रीति रिवाज है, वो इंस्टीट्यूशन को स्थापित किए जाएं। हमारा कस्टम जो है, जो हमारे पुरानी परंपराएं हैं, वो चलती रहें, उनको लागू करके प्रेफर्ड ग्रेजुअल डेवलपमेंट टू क्विक चेंज, और एक आधुनिक बदलाव के लिए, ठीक है, विकास के लिए क्विक अगर आपको चेंज करना है तो आपको ये सारी चीज़ें, कौन सी चीज़ें साथ लेकर चलनी होंगी। अगर आपको बदलाव करना है ना तो आप इन चीज़ों को साथ लेना। ट्रेडिशंस, established institutions, customs and preferred gradual development, ये क्विक चेंज करना है मगर पुरानी विचारधाराओं के साथ। दिस इज कॉल्ड कंजर्वेटिज्म। ठीक है, आपके समझ आ गया। एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा जो इस बात पे जोर देती है कि पुरानी रीति रिवाजों को फॉलो करते हुए हमें क्या करना है, विकास करना है। किसके साथ? एक क्विक यानी कि जल्दी बदलाव के साथ, जल्दी बदलाव करना है हमें। ठीक है जी, अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट स्लाइड। कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815 के बारे में बात करेंगे हम। कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815, यूरोपियन गवर्नमेंट्स were driven by a spirit of conservatism after the defeat of Napoleon in 1815। जैसे ही 1815 में नेपोलियन को हराया, यूरोपियन गवर्नमेंट कंजर्वेटिज्म के स्पिरिट के साथ, यानी कि ट्रेडिशंस पुराने फॉलो करते हुए आगे बढ़ने लगे। कंजर्वेटिव्स जो रूढ़िवादी लोग थे, बिलीव्ड दैट, वो मानते थे, एस्टैब्लिश्ड यानी कि बना बनाया, ट्रेडिशंस, इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट्स जो पुरानी स्टेट्स के इंस्टीट्यूशन हैं, एंड सोसाइटी और हमारा जो समाज है, लाइक द मोनार्की मतलब राजा का राज, चर्च, सोशल हायरार्की सामाजिक जो विचारधाराएं हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी संपत्ति, एंड द फैमिली शुड बी प्रिजर्व्ड, इनको संभाल के रखना चाहिए। ठीक है जी, इनको संभाल के रखोगे तो उस अनुक्रम मतलब हायरार्की, उस अनुक्रम को हमें लेके चलना पड़ेगा। मोनार्की भी हो, चर्च भी हो, और जो सामाजिक अनुक्रम है, ढांचा जो है वो भी हो, प्रॉपर्टी और फैमिली, ये सब बचा के ऐसे चलना पड़ेगा। ये बात कौन बोलता था? ये कंजर्वेटिव्स बोलते थे। हाउएवर, फिर भी दे डिड नॉट प्रपोज टू रिटर्न टू द सोसाइटी प्री रिवोल्यूशनरी डेज। वो नहीं चाहते थे कि जो रिवोल्यूशन हुई थी उससे पहले के दिनों में जाया जाए। ठीक है, बड़ी मुश्किल से ये दिन आए हैं। इन फैक्ट, यहाँ तक कि दे बिलीव दैट मॉडर्नाइजेशन कुड स्ट्रेंथन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन लाइक मोनार्की। वो इस बात पे भी जोर देते थे कि आधुनिकतावाद जो है वो कुड स्ट्रेंथन मजबूत करेगा ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन, जो मोनार्की के पुराने ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो संस्था है राजा की, उनको मजबूत करेगा। क्या? आधुनिकतावाद, मॉडर्नाइजेशन। इट कुड मेक स्टेट पावर मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग। यह बनाएगा स्टेट को
स्टेट की शक्ति को बहुत ही प्रभावी और शक्तिशाली। उसके बाद a modern army and efficient bureaucracy, a dynamic economy and abolition of feudalism and serfdom। serfdom क्या होता है? दास। मॉडर्न आर्मी में एक नौकरशाही मतलब अधिकारी जो वर्ग है वो एक प्रभावशाली वर्ग होगा, एक उत्कृष्ट क्या होगी? आर्थिकता होगी, आर्थिक स्थिति होगी, ठीक है, अर्थव्यवस्था होगी। द अबोलिशन ऑफ फेडरलिज्म, सामंतवाद की राजा के नीचे जो काम करने वाले लोग थे उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। ये नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ प्रिविलेजेस उठाएंगे, नहीं। सर्फडम, दास्तां, सर्फडम क्या होता है? गुलामी, उसको could strengthen an autocrat monarchy of Europe। देखो इन्होंने एक बोला है कि गुलामी को हम क्या करेंगे, जो दूसरे गुलाम थे उनको जाने नहीं देंगे, क्योंकि वो चाहते थे कि इन्हें काम आता है, ये काम समझते हैं, तभी ये हमारा काम करेंगे, तब वो नहीं जाने देना चाहते थे उन लोगों को। मेन बात थी ये। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे आकर, ट्रीटी ऑफ वियना। वाओ, यही थी वो। इन 1815 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूरोपियन पावर्स, किसके रिप्रेजेंटेटिव? ब्रिटेन के, रशिया के, पर्सिया के और ऑस्ट्रिया के। कहाँ मिले? वियना, टू ड्रॉ अ सेटलमेंट फॉर यूरोप। एक अच्छा जो सेटलमेंट बोलते हैं, रहन सहन, यूरोप के लिए एक अच्छा रहन सहन बनाने के लिए ये 1815 में मिले। द कांग्रेस वॉज होस्टेड बाय ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच। और ये जो कांग्रेस हुई थी ना, अच्छा एक और चीज़ बता दूँ, ट्रीटी ऑफ वियना का दूसरा नाम VIENNACONGRESS, वियना कांग्रेस भी है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ट्रीटी ऑफ वियना को क्या बुलाया जाता है? वियना कांग्रेस ऑल्सो। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वियना कांग्रेस कब हुई थी? 1815 में। तो वियना कांग्रेस होस्ट किसने की थी? एंकर कौन था? वो था ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच था स्टूडेंट्स। ओके, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था undoing most of the changes that had come about Europe during Napoleonic War। उन सभी चीज़ों को दूर करना जो हमने अभी तक नहीं की है, ठीक है, उन चेंजेस को दूर करना, उन चेंजेस को करना जो नेपोलियनिक वॉर के दौरान नहीं कर पाए। उसके बाद द बॉर्बन डायनेस्टी। बॉर्बन डायनेस्टी आपको पता ही है, लुई 16, फ्रांस के अंदर जो डायनेस्टी थी लुई 16 की, उनको बॉर्बन डायनेस्टी बुलाते थे। विच हैड बीन डिपोज, जिसको डिपोज कर दिया गया था, हटा दिया गया था फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान। वॉज रिस्टोर्ड टू पावर, उनकी पावर उनको वापस दी जाए। एंड फ्रांस लॉस्ट टू टेरिटरी इट हैड एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन। और फ्रांस ने जो टेरिटरी लॉस्ट कर दी थी वो उसको लौटाई जाए जो नेपोलियन ने एनेक्स की थी। A series of states were set up on boundaries of France to prevent French expansion in future। और एक और चीज़ बोले कि फ्रांस की बाउंड्री को भी सेट कर दो भाई, ताकि फ्रांस भविष्य में अपनी सीमाओं का विस्तार यानी कि एक्सपेंशन ना कर पाए। तो ड्यूक मेटरनिच की अध्यक्षता में ये कांग्रेस हुई, ट्रीटी हुई, ठीक है। अब बातें पढ़ेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। Thank you so much for part number 9.